आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर 3 देखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आपको रेडियो एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन दिया था। हिंदी में उसको हम लोग रेडियो सक्रियता कहते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता इसको हिंदी में बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो सक्रियता में जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया है कि कुछ ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे अपने आप अदृश्य किरणें, इनविजिबल रे का उत्सर्जन होते रहता है। जैसे यूरेनियम आप कहीं पे रख दीजिएगा तो उससे अपने आप अदृश्य किरणें, जो कि आपको किसी भी पदार्थ को आर पार कर सकता है, विच्छेद कर देता है, उससे होकर गुजर जाता है, वो निकलते रहता है। ठीक है, तो हम लोग को जो यूरेनियम हुआ वो क्या हुआ? रेडियो सक्रिय पदार्थ हुआ। और यूरेनियम से जो भी अदृश्य किरणें निकल रहा है वो क्या हुआ? रेडियो सक्रिय किरण हुआ। ये रेडियो सक्रिय किरण या रेडियो सक्रिय विकिरण उसको हम लोग कह सकते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो फेनोमेना है, ये घटना है, क्या कहलाएगा? आपको रेडियो सक्रियता कहलाएगा। तो अगर हम लोग रेडियो सक्रियता का डिफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो हम लोग कहेंगे कि यूरेनियम जैसे पदार्थ से, यूरेनियम और यूरेनियम जैसे पदार्थ से एक विशेष प्रकार का अदृश्य किरणें का उत्सर्जन अब स्वतः उत्सर्जन होते रहता है। इस पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियो सक्रियता से समझने से पहले हम लोग जानेंगे रेडियो सक्रिय पदार्थ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये होता क्या है? रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है? सबसे पहले इसको देखेंगे, उसके बाद रेडियो सक्रिय किरण या विकिरण देखेंगे, उसके बाद रेडियो सक्रियता किसे कहा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या है? तो जिसका नाभिक जो है बहुत बड़ा होता है। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का नाभिक क्या होगा? न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बस मास नंबर क्या है? ज़्यादा है। आप लोग देखें तो यूरेनियम कितना होता है? 90, जो भी यूरेनियम है यहाँ पे 238 देखे थे आप लोग, 92 238 होता है यहाँ पर। तो इसका मास नंबर क्या? बहुत ज़्यादा। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, आप उसके बाद ये सब जो इसका मास नंबर क्या होता है? बहुत ज़्यादा। तो मास नंबर ज़्यादा होने के कारण इसका जो नाभिक का साइज है, नाभिक का आकार है, वो क्या होता है? बड़ा होता है, जिससे कारण नाभिक धीरे धीरे टूटते रहता है। हमेशा टूट के क्या हो जाता है? छोटा छोटा में कन्वर्ट होते रहता है, जिससे कारण यह स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यूरेनियम और यूरेनियम जैसे पदार्थ से एक स्वतः विशेष प्रकार की किरणों का उत्सर्जन होते रहता है। वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। तो हम रिपीट कर रहे हैं, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। वीडियो को अगर छूट जाएगा तो आप बैक करके फिर लिख सकते हैं इसको। यूरेनियम तथा यूरेनियम जैसे पदार्थों से एक विशेष प्रकार का अदृश्य किरणों का स्वतः उत्सर्जन होते रहता है। ऐसे पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है। फिर से बोल देते हैं, यूरेनियम और यूरेनियम जैसे पदार्थों से स्वतः अपने आप एक विशेष प्रकार के अदृश्य किरणों का उत्सर्जन होते रहता है, जिसे रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ETC कर सकते हैं आप लोग। ये सब जो सब्सटेंस है इससे अपने आप जो है रेडियो सक्रिय विकिरण या अदृश्य किरणों का उत्सर्जन होते रहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेडियो सक्रिय किरण या विकिरण, रेडियो एक्टिव, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेडियो एक्टिव रे। तो रेडियो सक्रिय किरण किसे कहेंगे? रेडियो सक्रिय पदार्थ से स्वतः जिन किरणों का उत्सर्जन होते रहता है उसे रेडियो सक्रिय विकिरण कहा जाता है या किरण कहा जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ से स्वतः विशेष प्रकार के अदृश्य किरणों का उत्सर्जन होते रहता है। इन किरणों को क्या कहा जाता है? रेडियो सक्रिय किरण या विकिरण। अब आगे देखते हैं रेडियो सक्रियता क्या है। तो हम लोग अब डेफिनेशन जानेंगे रेडियो सक्रियता का।
तो हम लोग अभी देखे थे यूरेनियम या यूरेनियम जैसे पदार्थों से स्वतः विशेष प्रकार के रेडियो सक्रिय विशेष प्रकार के किरण या विकिरण का उत्सर्जन होते रहता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? रेडियो सक्रियता। तो हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं। रेडियो सक्रियता का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, रेडियो सक्रिय पदार्थ से स्वतः रेडियो सक्रिय विकिरण का उत्सर्जन होते रहता है। इस पूरी घटना को हम लोग रेडियो सक्रियता कहते हैं। ओके, तो हम लोग ने अभी जाना रेडियो सक्रियता क्या होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है, और रेडियो सक्रिय विकिरण क्या होता है या किरण क्या होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव रे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, आपने एक सब्सटेंस का नाम सुना होगा, इसको आगे हम बताते हैं। बहुत सारा ऐसा सब्सटेंस है जिसे अपने आप रेडियो सक्रिय पदार्थ का उत्सर्जन होते रहता है। ठीक है ना। अब हम आगे जानेंगे रेडियो सक्रिय किरण के प्रकार। रेडियो सक्रिय किरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ किरण या विकिरण लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रे या रेज। रेडियो सक्रिय किरण कितने प्रकार के होते हैं? तो रेडियो सक्रिय किरण 3 प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है अल्फा रे, एक को दूसरे को बोला जाता है बीटा रे, और तीसरा को बोला जाता है गामा रे। तो रेडियो सक्रिय किरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। इसको हम लोग नोट करते हैं, अल्फा, ये बीटा और ये आप गामा जानते हैं। तो रेडियो सक्रिय किरण 3 प्रकार का होता है, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीनों को अलग अलग देखेंगे। अल्फा रे क्या होता है, बीटा रे क्या होता है और गामा रे क्या होता है। तीनों को अलग अलग हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्फा रे या अल्फा किरण या विकिरण। अल्फा रे, अल्फा किरण या विकिरण। तो अल्फा किरण है क्या? तो बोलता है कि अल्फा किरण एक हीलियम का नाभिक। अल्फा किरण वास्तव में क्या है? हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा किरण क्या है जी? हीलियम का नाभिक। अल्फा किरण क्या है? हीलियम का नाभिक है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? He2 और 4। हीलियम का नाभिक, हीलियम आपको पता है He होता है, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 2 होता है और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4 होता है। तो अल्फा रे जो है आपको हीलियम का नाभिक है, इसको हम लोग He2 से सूचित करते हैं। ठीक है। दूसरा बीटा रे। बीटा रे क्या होता है? तो बीटा रे जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है। बीटा रे क्या है? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन -1 और 0 लिखते हैं। बीटा रे क्या होता है? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है, हाई वेलोसिटी, जिसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा रे बोलते हैं। और अल्फा रे क्या होता है? हीलियम का नाभिक। और ये है गामा। तो गामा रे क्या होता है? तो गामा रे होता है फोटोन। फोटोन मतलब ये सिर्फ एनर्जी है, इसका मास कुछ भी नहीं होता है। ये फोटोन जो है ये क्या है आपका? एक एनर्जी का स्मॉल पैकेट है। फोटोन क्या है? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। तो आप अभी देख रहे थे रेडियो सक्रिय किरण के प्रकार। तो अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे है। अल्फा रे हीलियम का नाभिक है, बीटा रे इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, और गामा रे क्या है? फोटोन है, एनर्जी का पैकेट है, स्मॉल पैकेट, छोटा छोटा रूप है। अब जनरली जब तक कुछ नहीं बोला जाएगा, बीटा रे आपको क्या समझना है? इलेक्ट्रॉन समझना है। ओके।
और कभी जब बोल देगा तो इसके साथ पॉजिट्रॉन भी होता है। ओके, ऐसे कुछ जब तक कुछ नहीं बोला जाएगा, बीटा रे का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन समझना है, जब स्पेशली बोल दिया जाएगा तो उसमें पॉजिट्रॉन भी आ सकता है। ओके, तो अल्फा रे हीलियम, बीटा रे इलेक्ट्रॉन, जब बोला जाएगा तो पॉजिट्रॉन भी इसमें हो सकता है, और गामा रे क्या होता है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। अब हम लोग इसका मास की बात करें, हीलियम का मास जो होता है, यहाँ पे देख रहे हैं मास नंबर 4 है। मास नंबर 4 का मतलब जितना हाइड्रोजन का नाभिक, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है या हाइड्रोजन का नाभिक होता है, उसके मास का 4 टाइम होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2, और नाभिक है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका चार्ज जो होगा +2 इलेक्ट्रॉन होता है, +2 ई होता है। तो अल्फा किरण का नाभिक, अल्फा किरण का वेट कितना होगा, तो हाइड्रोजन के वेट का 4 टाइम, और इसका चार्ज कितना होगा, तो पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज में कितना, +2 ई। +2 ई का मतलब 2 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो अल्फा रे का मास आपको पता हो गया, और आप इस चार्ज पता हो गया। अल्फा रे का मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन के मास का 4 टाइम, और चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 टाइम, और पॉजिटिव होता है, +2 ई होता है। बीटा रे की बात किया जाए तो अगर बीटा रे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है तो उसका चार्ज कितना होगा, -1। चार्ज कितना होगा, -1, मतलब इसका चार्ज होगा -e, और मास कितना होगा, 0। मास कितना होगा, 0, यानी बीटा रे का कोई भी मास नहीं होता है। और यही अगर पॉजिट्रॉन रहेगा तो पॉजिट्रॉन को e +1 और 0 लिखते हैं, मतलब इसका चार्ज होगा +e और मास कितना होगा, 0 होगा। और गामा रे का न कोई चार्ज होता है, इसका गामा रे में कोई भी चार्ज नहीं होता है और मास भी नहीं होता है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो रेडियो सक्रिय किरण है वो 3 प्रकार का होता है, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। अगर हम लोग यहाँ पे रेडियो एक्टिव रे, यहाँ पे उसका मास देखें और यहाँ पे उसका चार्ज देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा है, ये 4 होगा, 4 टाइम ऑफ हाइड्रोजन, और चार्ज कितना होगा, +2 ई होगा। बीटा रे, तो बीटा रे में 2 आता है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक आपका इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या है, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 0, पॉजिट्रॉन का भी 0 होगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, -e, या पॉजिट्रॉन का +e। और इसमें अगर गामा देखा जाता है, गामा का मास भी 0 और चार्ज भी 0। अब आगे देखते हैं कि जब हम लोग अभी बताए थे कि रेडियो सक्रिय पदार्थ से ऑटोमेटिक अपने आप ये तीनों किरणों का उत्सर्जन होते रहता है, ठीक है। तो कोई नाभिक से जब एक अल्फा किरण, अल्फा रे बाहर आएगा तो क्या होगा, उसमें क्या डिफरेंस आएगा, ये सब हम लोग देखेंगे। हम देखेंगे अल्फा किरण का विघटन, बीटा किरण का विघटन और गामा किरण का विघटन। हम लोग डिसइंटीग्रेशन देखेंगे, अल्फा, बीटा और गामा, अलग अलग तीनों का देखेंगे, हम लोग समझेंगे। इसमें पहला हम लोग देखेंगे अल्फा किरण का विघटन। अल्फा किरण किस तरह से टूटता है, डिकम्पोजिशन ऑफ अल्फा रे। तो अल्फा रे जब टूटेगा तो कैसे टूटता है उसको हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है X, जिसका मास नंबर कितना है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर कितना है A है, ठीक है। तो जब इससे एक अल्फा रे निकलेगा, -1 अल्फा निकलेगा, तो अल्फा हम लोग जानते हैं क्या होता है, अल्फा इक्वल टू होता है He2 और यहाँ क्या होता है 4 होता है। एक अल्फा किरण निकलेगा तो क्या हो गया, यहाँ अल्फा किरण निकलने का मतलब है He2 और 4 का निकलना, ठीक है। तो मास नंबर में क्या हो जाएगा, ये निकल रहा है तो ये माइनस हो रहा है, तो मास नंबर में कितना कमी आएगा, 2 का कमी आएगा, और इसके परमाणु संख्या में एटॉमिक नंबर में, मास नंबर में 4 का कमी आएगा और एटॉमिक नंबर में 2 का कमी आएगा। इन्हीं बन जाएगा, दूसरा नाभिक बन जाएगा, और यहाँ क्या लिखा जाएगा Z-2 और यहाँ क्या लिखा जाएगा
4 और प्लस एक अल्फा किरण बाहर निकल गया। ये पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना था, परमाणु संख्या Z था, इसमें एक अल्फा किरण निकलेगा तो इसका परमाणु संख्या 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसमें 2 कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, Z-2 हो जाएगा। और मास नंबर में कितना कमी आएगा, 4 की कमी आएगा तो A माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और प्लस में आपको दिखाया हुआ है क्या कि हीलियम एक बाहर आ गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब भी कोई नाभिक से एक अल्फा किरण निकलता है, एक अल्फा कण निकलता है, एक अल्फा किरण निकलता है तो उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी आता है और द्रव्यमान संख्या में कितना कमी आता है, 4 की कमी आता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 2 है और द्रव्यमान संख्या कितना है, 4 है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, इसको नोट कर सकते हैं। जब किसी नाभिक से एक अल्फा किरण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी आता है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आता है। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन आपको दे सकता है, एग्जांपल देख सकते, एग्जांपल देखिए आप कि जैसे यूरेनियम है, ठीक है, 92 और 238, इससे एक अल्फा किरण माइनस हो गया तो क्या होगा, तो एक को आपको कुछ और बन जाएगा, मान लेते हैं x बन गया, तो यहाँ क्या लिखाएगा आपको 92 माइनस क्या हो जाएगा 2, क्योंकि अल्फा किरण निकलता है तो यहाँ क्या बनता है, एक माइनस हो जाता है, और यहाँ क्या हो जाएगा 238 माइनस 4 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका x, 92 में से 2 गया 90 और ये हो जाएगा 234। यूरेनियम के नाभिक से जब एक अल्फा किरण निकला तो इसके परमाणु संख्या में कितना कमी आ गया, 2 का कमी, तो 92 में 2 घटे कितना बचेगा 90, और इसके द्रव्यमान संख्या में कितना कमी आएगा, 4 की कमी आएगा, तो कितना हो जाएगा 234। ठीक है, इसी तरह से इससे और है, आपको कुछ मान लीजिए एक नाभिक है X जिसका एटॉमिक नंबर है 86 और इसका मास नंबर है 214, इससे आप 2 अल्फा किरण को क्या करिए, 2 अल्फा किरण को बाहर निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा किरण को बाहर निकालिएगा तो जो भी यहाँ पे न्यूक्लियस बनेगा उसमें 1 निकलता है तो 2 की कमी आता है, तो ये 86 है तो कितना कमी आएगा, 1 निकलने पे 2, 2 निकलने पे 2 गुना 2, और यहाँ पर बाई में कितना कमी आएगा, तो बाई में 214 है, माइनस 1 निकलने पे 4 की कमी आता है, कितना निकला है 2 निकला है, तो ये सोल्व करने पे कितना आ जाएगा 8, ये 206 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कैलकुलेट करिएगा तब 2 हो जाएगा और 82 हो जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना जब भी कोई न्यूक्लियस से एक अल्फा किरण का डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीज हो जाता है और मास नंबर में 4 डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये तो था अल्फा किरण का डिसइंटीग्रेशन होगा तब, बीटा किरण का उत्सर्जन होगा तो क्या होगा, तो अब हम लोग लिखेंगे बीटा किरण का उत्सर्जन, बीटा किरण का उत्सर्जन, बीटा किरण का उत्सर्जन। तो बीटा किरण का उत्सर्जन कैसे होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ बीटा रे, तो इसमें क्या होगा, हम लोग जानते हैं बीटा किरण होता है इलेक्ट्रॉन -1 और 0, जनरली तो ये भी 99% कंडीशन में आपको इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, लेकिन एक इसमें पॉजिट्रॉन भी आ जाता है तो ये +1 और 0। तो मान लेते हैं X है, एक न्यूक्लियाई है, X एक न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है, तो ये Z हो गया और A हो गया। जब इससे क्या होगा कि एक बीटा किरण जब निकलेगा तो अगर इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलता है, बीटा किरण जब निकलता है किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जब निकलेगा, जनरली यही होता है, तो क्या होगा, तो मान लेते बाई बन जाएगा, यहाँ मास नंबर तो इसका 0 होता है, ये मास नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन इसका देखो एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा, तो -1, ऑलरेडी -1 और निकल रहा है, तो यहाँ पर Z माइनस क्या हो जाएगा -1, यानी हो जाएगा आपको बाई यहाँ A और ये Z+1, यानी ये माइनस है और माइनस फिर से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि जब किसी भी न्यूक्लियाई से एक बीटा रे का उत्सर्जन होता है तो उसके मास नंबर में कोई भी अंतर नहीं आता है और उसके एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीज हो जाता है। अगर बीटा किरण किसके रूप में निकलता है, तब इलेक्ट्रॉन के रूप में जब निकलेगा,
जब कोई बीटा किरण इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलता है तो उसके मास नंबर में कोई भी फर्क नहीं आता है और उसके परमाणु संख्या में एटॉमिक नंबर में एक की क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। इसको ध्यान में रखना है। जब किसके फॉर्म में निकलेगा, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। जब यहां पर पॉजिट्रॉन के फॉर्म में निकलेगा तो क्या होगा, तो पॉजिट्रॉन के फॉर्म में निकलेगा तो मास नंबर में तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन यहाँ प्लस होने के कारण जब माइनस करेंगे तो Z-1 हो जाएगा। तो बीटा किरण का जब भी उत्सर्जन होगा तो उसके मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ ध्यान में यहाँ पे रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रिलीज होगा तो इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा और जब पॉजिट्रॉन के फॉर्म में रिलीज होगा तो क्या होगा, इसके एटॉमिक नंबर में 1 डिक्रीज हो जाएगा। बीटा किरण अल्फा किरण में क्या होगा, एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीज होगा और मास नंबर में 4 डिक्रीज होगा। लेकिन बीटा किरण में 2 कंडीशन, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग और पॉजिट्रॉन के लिए अलग। बीटा किरण में मास फिक्स है, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के रूप में जब वो निकलेगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के रूप में जब निकलेगा तो उसके परमाणु संख्या में इलेक्ट्रॉन के रूप में तो 1 ऐड हो जाएगा और पॉजिट्रॉन के रूप में निकलेगा तो 1 क्या हो जाएगा, उसमें डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब गामा किरण का उत्सर्जन में क्या होगा, तो गामा किरण के उत्सर्जन में ना परमाणु संख्या में कोई अंतर आता है, न ही द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर आता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं गामा किरण का उत्सर्जन। रिलीज ऑफ गामा किरण, डिसइंटीग्रेशन ऑफ गामा किरण, जो भी आप लिख सकते हैं गामा रे। तो इसमें आपको, इसको हम लोग जानते हैं, ए होता है, इसका मास नंबर भी 0 होता है और एटॉमिक नंबर भी 0 होता है। परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दोनों 0 होता है। तब ये जब डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा, जब किसी नाभिक से टूट के बाहर आएगा तो उसके ना परमाणु संख्या में कोई अंतर आएगा ना द्रव्यमान संख्या में अंतर आएगा। इसको लिख सकते हैं कि जब कोई नाभिक से गामा किरण का उत्सर्जन होता है तो उस नाभिक में परमाणु संख्या द्रव्यमान से किसी में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ना तो मास नंबर में चेंज आता है, ना ही उसके एटॉमिक नंबर में चेंज आता है। तो उत्सर्जन होता क्यों है, ये बात है। अगर चेंज ही नहीं आता तो उत्सर्जन क्यों होता है। तो आपको जैसे ही बताया गया है कि अगर मान लेते हैं अल्फा किरण रिलीज हो रहा है तो अल्फा किरण के कुछ द्रव्यमान है, और कल बताया था द्रव्यमान जो है मास एनर्जी इक्विवेलेंट में आइंस्टीन बताया था कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान एक क्या है, मास जो है एनर्जी ऊर्जा का ही एक रूप है। तो यानी मास निकल रहा है वहां से तो उसमें एनर्जी भी उसका क्या हो रहा है, कम रहा है। एनर्जी निकलने के कारण वो क्या होगा, उसका एनर्जी डिक्रीज होगा, और जिसका जितना कम एनर्जी होता है वो क्या होता है, उतना ही स्टेबल होता है। एनर्जी निकलने के कारण क्या होगा, वो स्टेबल होगा, और स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी तो बाहर आना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है एक्स, जिससे अल्फा रे निकला, तो ये क्या हुआ, इसका ये स्टेबल हुआ, क्योंकि अल्फा के रे निकलने से इसकी एनर्जी कम है। तो एनर्जी, जो एनर्जी है वही क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। एक्स एक अनस्टेबल नाभिक है, एक्स जो है अनस्टेबल नाभिक है, बड़ा नाभिक अनस्टेबल है, उससे क्या होगा, एक अल्फा के डिक्रीज होगा तो वो क्या थोड़ा छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा बाई। ये बाई अभी भी स्टेबल नहीं है, उसके लिए क्या होगा, उससे एनर्जी बाहर आएगा। वो एनर्जी किसके रूप में आएगा, गामा के रूप में आएगा। तब ये बाई स्टार जो लिखे हम लोग क्या हो गए, ये स्टेबल हो गए। तो गामा किरण का उत्सर्जन क्यों होता है, नाभिक को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, उसका ऊर्जा जो कम होता है उसके लिए वो ऊर्जा के रूप में बाहर आता है, ठीक है। लेकिन इसके निकलने से परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पर अल्फा किरण का उत्सर्जन होने पे क्या होता है, गामा किरण का उत्सर्जन होने पे क्या होता है, और बीटा में भी 2 को देखे थे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अब एक क्वेश्चन आता है, इसमें मान लेते हैं क्वेश्चन है यूरेनियम 92-238 से पहले 2 अल्फा किरण तथा फिर एक बीटा किरण का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। इसको देख लेते हैं यहाँ पर, बाद में फिर देखेंगे।
यूरेनियम 292 to 238 से पहले 2 अल्फा किरण तथा फिर एक बीटा किरण का उत्सर्जन होता है तो बने नए नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बताएं। न्यूट्रॉन की संख्या बताएं। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, आपको जो भी कॉन्सेप्ट है इसका क्लियर हो जाएगा। जो अभी हमने बताया था यूरेनियम 92 to 238 से पहले क्या निकलता है, 2 अल्फा निकलता है, उसके बाद एक बीटा निकलता है। तो यूरेनियम है यहाँ पर 92 to 38, यहाँ से क्या निकल रहा है -2 अल्फा निकल रहा है। एक अल्फा किरण निकलने पे क्या होता है, परमाणु संख्या में 2 की कमी आता है। 2 निकलेगा तो कितना कमी आएगा, 2 × 2। तो यहाँ मान लीजिए कुछ नया नाभिक बन गया, तो 92 में कितना का डिफरेंस आएगा, तो एक नाभिक निकलने पे 2, तो 2 से एक अल्फा किरण निकलने पे 2, तो 2 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 4 का कमी आ जाएगा। और यहाँ मास नंबर में द्रव्यमान संख्या में कितना कमी आएगा, तो 1 निकलने पे 4, 2 निकलने पर 8। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 230, इसको सोल्व करने पे हो जाएगा 88। तो 1-2 अल्फा किरण निकला तो इसका परमाणु संख्या 88 हो गया और द्रव्यमान संख्या 230 हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर बीटा किरण भी निकलना है, एक बीटा किरण माइनस हो रहा है। तो हमको पता है बीटा किरण के बारे में कुछ नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन है कि पॉजिट्रॉन है, तो आपको क्या लेना है, जब कुछ नहीं बोला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेना है। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, मान लो 1 से 22 हो गया, इसमें कितना की कमी आएगी, वृद्धि होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलने पे वृद्धि होता है, तो 1 बढ़ जाएगा, तो 88 से क्या हो जाएगा 89। आइए तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या रह जाएगा 238। यहाँ पे लिख देते हैं 88 + 1 हो जाएगा, तो 89 हो जाएगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा 230 ही रह जाएगा। अब हमको निकालना न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है, A - Z, कल ही बताए थे। A की जगह कितना है 230 - 89। अब घटा दीजिए, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 2 इन्हीं हो गया, 12 में से 8 गया 4, 141। तो इस तरह से हम लोग देखें अल्फा बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन होता है, तो किस प्रकार से उसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर में चेंज आता है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण के क्या गुण होता है और उसमें क्या क्या अंतर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अल्फा बीटा और गामा किरण का गुण। ठीक है, पिछले थोड़ा देर पहले हम लोग देख रहे थे अल्फा बीटा और गामा किरण का अल्फा बीटा और गामा किरण क्या क्या होता है। तो अल्फा क्या होता है, हीलियम का नाभिक, बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, गामा क्या होता है, स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी होता है। अब तीनों का हम लोग कंपैरेटिवली प्रॉपर्टी का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ अल्फा बीटा और गामा, और उसके में प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कौन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले मास, द्रव्यमान की बात करें, मास कितना कितना होता है सबका। तो मास जो होता है अल्फा का, हाइड्रोजन के मास का कितना होता है, 4 गुना होता है, 4 टाइम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। किसका मास होता है, अल्फा किरण का। अल्फा रे का मास कितना होता है, हाइड्रोजन के मास का 4 टाइम होता है, यानी अल्फा किरण का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। और बीटा का और गामा का दोनों का द्रव्यमान कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, या नेग्लिजिबल होता है, बीटा नेग्लिजिबल होता है और गामा का कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बीटा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास आप लोग को पहले ही पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में नेग्लिजिबल होता है। अब यहाँ पे आवेश की बात किया जाए तो अल्फा कितना होता है, +2e होता है। बीटा का इलेक्ट्रॉन रहेगा तब -e होगा, पॉजिट्रॉन रहेगा तब +e होगा। और गामा का कोई भी आवेश चार्ज नहीं होता, ये चार्ज हो गया। अब हम लोग आयनीकरण मान, आयोनाइजेशन पावर। आयनीकरण मान क्या होता है, आयोनाइजेशन पावर, जब ये सब रे कोई भी गैस से होकर गुजरता है, उससे जब पास होता है तो उसको आयन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन गैस है, उससे हम लोग अल्फा बीटा गामा या किसी भी रे को हम लोग क्या करेंगे, उससे पास करवाएंगे तो क्लोरीन आयन में वो टूट जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनीकरण। और इसका मान होता है कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है। ठीक है, आयनाइजेशन पावर में किसका किसका होता है, तो जो अल्फा का होता है वो गामा की कंपेयर में 10,000 गुना ज्यादा होता है। गामा अल्फा किरण का जो आयनाइजेशन पावर है, आयनीकरण मान है, गामा की तुलना में 10,000 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। और बीटा किरण का जो होता है आयनीकरण मान, वो अल्फा का 100वां भाग होता है, मतलब अल्फा से कम होता है, 1/100 भाग होता है। और गामा किरण का आयनीकरण मान सबसे कम होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि आयनीकरण मान
सबसे ज़्यादा किसका होता है तो अल्फा किरण का, सबसे कम किसका होता है तो गामा किरण। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए आयनीकरण मान क्या होता है। अब भेदन क्षमता, भेदन क्षमता क्या है तो मान लीजिए बोर्ड है, ये बोर्ड है तो कोई इसका रे है, इसको आर पार करके इसका ये मोटाई जो है आपका, वो मोटाई को पार करे, मतलब भेदन क्षमता का मतलब पेनिट्रेट कर जाए, किसी को पेनिट्रेट करके बाहर आ जाए, वो होगा उसका भेदन क्षमता। ओके, तो अब जो ये भेदन क्षमता है तो सबसे ज्यादा किसका, सबसे अल्फा का सबसे कम होता है, ठीक है। भेदन क्षमता पेनिट्रेशन पावर अल्फा रे का सबसे कम होता है, बीटा का अल्फा से 100 गुना ज्यादा होता है, गामा का सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता आपका गामा रे का होता है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है यहाँ पर वेलोसिटी, इन किरणों का वेग वेलोसिटी क्या होता है। तो हम लोग वेलोसिटी के बारे में देखेंगे तो अल्फा का जो वेलोसिटी होता है वो लाइट के वेलोसिटी का 1/10 होता है, यानी अल्फा किरण का वेग होता है प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। अल्फा किरण का वेग कितना होता है प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है, और बीटा किरण का वेग कितना होता है प्रकाश के वेग का 90% ही रह जाता है, ठीक है। और गामा किरण का वेग क्या होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है, क्योंकि लाइट है, लाइट जो है एनर्जी क्या होता है लाइट के फॉर्म में निकलता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर होगा। अब विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र लिखा हुआ है यहाँ पे, अगला है विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जब ये सब किरण विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से पास होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अल्फा किरण जब विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों से गुजरता है, दोनों में विक्षेपित होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचता है या इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करने के कारण जिस रास्ता पे, जिस पाथ पे जा रहा था वहां से पाथ क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, यानी मुड़ जाएगा, विक्षेपित होगा, ठीक है। आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताएं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज होगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पे किधर क्यों लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, और नेगेटिव चार्ज पे किधर लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो अल्फा किरण पे आवेश है, तो आवेश होने के कारण विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों में क्या होगा, विक्षेपित होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या, कितना से विक्षेपित होगा, F बराबर Q × E होता है, ये विद्युतीय क्षेत्र में लगने वाला फोर्स है। चुंबकीय क्षेत्र में कितना होता है, F बराबर QVB ये होता है आपको, ठीक है। तो अलग अलग फोर्स होता है, वो हम लोग वो ऑलरेडी हम लोग ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं, और मैग्नेट में हम लोग वो भी देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है। तो यहाँ पर चूंकि इस पे आवेश है, इस कारण से विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होगा, बीटा भी विक्षेपित होगा, और गामा पे कोई भी चार्ज नहीं है, इस कारण से विक्षेपित नहीं होगा, ये सीधे निकल जाएगा। और अगला है फोटोग्राफिक प्लेट, तो ये इसका आविष्कार ही वहां से हुआ है, क्योंकि सबसे पहले फोटोग्राफिक प्लेट को क्या किया, आपको नुकसान पहुंचाया था, वहीं से तो ये पहचान में आया था कि हाँ अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे कुछ होता है जो कि आपको फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, ये भी करेगा, ये ज्यादा करेगा और ये भी ज्यादा ही करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे अल्फा, बीटा और गामा किरण का गुण देख रहे थे, कंप्लीटली कौन कितना होता है। अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फा का प्रॉपर्टी, बीटा का प्रॉपर्टी, इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव पूछने का सबसे ज्यादा पूछता है कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है तो गामा का होता है, सबसे कम भेदन क्षमता किसका होता है अल्फा का होता है, सबसे ज्यादा आयनीकरण का मान किसका होता है अल्फा का होता है, सबसे कम किसका होता है तो गामा का होता है। ये सब प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखिएगा, जिस ऑब्जेक्टिव भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आपको डिफ्लेक्ट कैसे होता है, विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में आपको विक्षेपित कैसे होता है वो देख रहे हैं, कौन ज्यादा होता है, कौन कम होता है, किधर की ओर होता है, किधर की ओर नहीं होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, जो हम अभी डिलीट किए हैं उसको। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बीकर में यूरेनियम रखा हुआ है, और यहाँ पे हम क्या कर दिए, चार्ज अप्लाई कर दिए, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जाता है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से कौन निकला, यहाँ से अल्फा निकला, इस तरह से अल्फा निकला। अल्फा भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे किधर फोर्स लगेगा, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर लगेगा, तो इस तरह से इधर मुड़ जाएगा। ये अल्फा किरण पॉजिटिव होने का इधर मुड़ गया।
अब बीटा जब निकलेगा तो बीटा नेगेटिव, मान ली इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव है तो वो किधर की ओर मुड़ेगा, तो बीटा नेगेटिव है, यहाँ अल्फा पॉजिटिव, बीटा क्या नेगेटिव, तो पॉजिटिव पे किधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और बीटा पे कैसा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ ये आ गया बीटा आ गया, और गामा निकलेगा तो सीधे निकल जाएगा क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। अब एक क्वेश्चन इस पे है कि सर आप बताइए, इसको जब ड्रॉ किए तो इसको यहाँ तक ले गए, इसको नीचे ही छोड़ दिए, क्यों? तो इसके लिए देखना है जो अल्फा होता है वो क्या होता है, उसका मास ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा होने के कारण इनर्शिया होने के कारण ये थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाएगा, और बीटा का मास कम है तो उस पर इनर्शियल फोर्स कम लगेगा, जिसके कारण ये जिसको जल्दी ये क्या कर देगा, आपको अपनी ओर खींच लेगा, तो ये जल्दी ही यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, अल्फा का कम होता है, और बीटा का डिफ्लेक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका मास कम है। हल्का जिसको चीज़ जब जिसका वेट कम रहता है, मान ली हवा आ रहा है, कोई जिसका वेट कम है तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी से उड़ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ें, अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन कैसे कैसे होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या है, रेडियो सक्रिय विकिरण क्या है, रेडियो सक्रियता क्या है, और रेडियो सक्रिय किरण कितना कितना होता है, अल्फा बीटा गामा। और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का गुण पढ़ें, इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी पढ़ें, और किस तरह से डिफ्लेक्ट होता है हम लोग ये पढ़ें। आपको इस तरह के लेक्चर में जो भी कुछ अगर कठिनाई हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन है या कुछ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इसके अलावा आपको और क्या चाहिए उसके लिए कमेंट करें, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और सब आपके फ्रेंड देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।